नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। तो आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी कुत्तों से सावधान। मेरी एक सखी दिल्ली से पहली बार मेरे यहाँ आई थी। हम दोनों ने मिलकर एक तीसरी सखी जो रायसेन रोड पर रहती है कि यहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया। इस महानगर में दूरियां इतनी हैं कि एक शहर में रहते हुए भी सालों एक दूसरे के घर आना जाना नहीं हो पाता, बस फोन से बात हो जाती है। इसलिए मैं खुश थी कि चलो दिल्ली वाली के बहाने मेरा भी मिलना हो जाएगा। पर जब रिक्शे वाले से बात की तो सारी खुशी काफुर हो गई। उसने इतने पैसे बताए कि मेरी तो जान ही सूख गई। रुआ से स्वर में कहा, भैया इतने में तो हम इंदौर हो आएंगे। वह पान की पीक से रंगे अपने दांतों को निपोरते हुए बोला, मैडम इतने पैसों में तो आप बस स्टैंड भी नहीं पहुंच पाएंगी, इंदौर तो दूर की बात है। उसका कहना भी ठीक था। जब से बस स्टैंड हलानपुरा चला गया है, जनता सचमुच हलाल हो रही है। खैर जाना तो था ही, इसलिए मन मारकर रिक्शे में बैठ गए। और चूंकि मैं मेजबान थी, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर पैसे भी मैंने ही चुकाए। सहेली के स्वागत अकाउंट में एक और मत का इजाफा हो गया। वहां हमारी प्रतीक्षा हो ही रही थी, क्योंकि रिक्शे की आवाज सुनते ही सदर दरवाजा खुला और उसमें से भृत्य महोदय नमोदार हुए। उन्होंने लपक कर दरवाजा खोला और विनयपूर्वक हमें भीतर लिवा ले चले। हमने अभी बरामदे में पैर रखा ही था कि सहमकर वहीं रुक गए। मेरा तो एक पैर बाहर ही था। बरामदे में एक विशालकाय प्राणी खड़ा था, तांबई रंग, चौकोर जबड़ा, कंजी आंखें, और जब उसने एक बड़ी सी जमुहाई ली तो उसके नुकीले दांत भी नजर आ गए। मैंने दूसरा पैर भी बाहर निकाल लिया ताकि मौका आने पर भागने के लिए आसानी रहे। हमारी हालत देखकर चपरासी बार बार उस प्राणी को पीटर नियत नियत कहकर पुचकार रहा था, पर मुझे तो पीटर की नियत ठीक नहीं लगी, इसलिए हमने बाहर रुकना ही श्रेष्ठ कर समझा। तभी गृहस्वामिनी भीतर से आई और चपरासी को डांटने लगी, राम सिंह मेम साहब लोगों को भीतर तो लाओ, अब तक बाहर ही खड़ा कर रखा है। मैंने कहा, राम सिंह की कोई गलती नहीं है, उसने तो बड़े आदर मान के साथ हमें भीतर आने के लिए कहा था, पर हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये तुमने कौन सा प्राणी पाल रखा है? रेनडियर है या याक? डोंट बी रिडिकुलस। ही इज सिंपली अ डॉग, मे बी, बट ही इज नॉट अ सिंपल डॉग। अरे वो रशियन है। मेरे हस्बैंड 2 साल के लिए डेप्यूटेशन पर रशिया गए थे ना, वहां से लेते आए हैं। अब यहीं खड़ी रहोगी या भीतर भी चलोगी? उसके खूबसूरत ड्राइंग रूम में स्थानापन्न होने के बाद दिल्ली वाली बोली, तेरे मियाँ को रशिया में इससे सुंदर कोई चीज नहीं मिली क्या? सुनकर मेरा तो दिल कांप गया, क्योंकि पीटर ठीक हमारे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया था और हमें ही घूर रहा था। अगर यह टिप्पणी कहीं उसे नागवार गुजरी तो? उस टिप्पणी के जवाब में गृहस्वामिनी जो शुरू हुई तो रशिया प्रवास की पूरी गाथा सुनाकर ही दम लिया। फिर वह चाय बनाने के लिए उठी। हमने उसे बहुतेरा समझाया कि हम चाय पीकर ही आए हैं, ये भी कि हमें राम सिंह के हाथ की चाय चलेगी, तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। पर जब वह नहीं मानी तो मैंने कहा, प्लीज अपने लाडले को भी अपने साथ लेती जाओ, ये हमें बुरी तरह घूर रहा है। नहीं रे, तुम लोग यूं ही घबरा रही हो, उसने कहा और पीटर को ऐसे समझाना शुरू किया जैसे कोई माँ बच्चे को समझाए कि मेरी गैरहाजिरी में कोई शैतानी मत करना। हमें उसके भाव तो समझ में आ रहे थे, पर शब्द अनजाने थे। मैंने पूछा, ये तुम कौन सी भाषा बोल रही हो? रशियन, इसे सिर्फ रशियन ही आती है ना, इसलिए मैंने ऑर्डर देने लायक रशियन सीख ली है। मर गए, मैंने सिर पीट लिया। अब अगर यह अपने ऊपर झपटा तो नो पीटर गो पीटर कहने से भी नहीं समझेगा। मैंने मेरा नाम जोकर के कुछ डायलॉग्स याद करने की कोशिश की, पर फिल्म देखे इतने दिन हो गए थे कि कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हमने सांस रोककर हनुमान चालीसा, देवी कवच, शिव महिमा, जो याद था सबका पाठ कर डाला, पर चाय का पता नहीं था। चाय आई तो मैंने पूछा, क्या आसाम के चाय बगान तक पहुंच गई थी? कितनी देर लगा दी? हार्डली 15 मिनट लगे हैं। हमें तो लग रहा था जैसे 15 घंटे बीत गए हैं। खूबसूरत प्यालों में चाय डालते हुए उसने कहा,
मेरे मियाँ रशिया से यह खूबसूरत क्रॉकरी भी लाए हैं। जाहिर था कि दिल्ली वाली का ताना वह भूली नहीं थी और पलटवार करने के लिए उसने अपने घर का सबसे महंगा टी सेट निकाल लिया था। तब से तय कर लिया है कि कहीं भी जाने से पहले पूछ लेंगे कि घर में कुत्ता तो नहीं है, और अगर है तो कौन सी भाषा बोलता है। दरअसल लोगों को बड़ा विश्वास होता है कि उनका कुत्ता बड़ा शरीफ है। कई लोग तो कुत्ते को कुत्ता कहने से भी नाराज हो जाते हैं। वह सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। वे अंग्रेजी की कहावत भी याद दिलाते हैं कि बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट। ये कहावत मुझे मालूम है, पर कुत्ते को भी तो मालूम होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे आप डरिए नहीं, इत्मीनान से बैठे रहिए, वह एक बार आपके पास आकर आपको सूंघ लेगा बस। पर भैया उतनी देर में अपनी तो जान ही सूख जाती है। फिर आखिरकार वह जानवर ही तो है ना। आजकल आप इंसान की गारंटी नहीं दे सकते, कुत्ता क्या चीज है। मेरे एक पड़ोसी के यहाँ एक पति पत्नी शादी का कार्ड देने आए। अब उन्हें और भी 10 जगह जाना होगा, सो श्रीमती जी औपचारिकताएं पूरी करके गाड़ी में आकर बैठ गईं। दोनों मित्र गेट पर खड़े होकर बातें करने लगे। पुरुषों की यह खास आदत है। महिलाओं की महफिल अपने शबाब पर होगी और उन्हें अचानक घर याद आने लगता है, और जब महफिल उखड़ जाती है तो खुद घंटों गेट मीटिंग करते रहते हैं। उस दिन भी यही हुआ। श्रीमती जी ने 2-3 बार इशारा किया। एक बार कार्ड हवा में लहराए, 1-2 बार कलाई घड़ी दिखाई, पर उनकी बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। श्रीमती जी रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजे जा रही थी। इस पर उनके पति को तो नहीं, गृहस्वामी के कुत्ते को ही ताव आ गया। वह कूदकर एकदम खुली खिड़की पर झपट पड़ा। जब तक वह संभल पाती, उनकी चीख सुनकर लोग दौड़े आए। वह उनके बालों का एक गुच्छा उखाड़ चुका था। बाद में पड़ोसी ने बताया कि पूरी शादी में बेचारी सिर पर एक बड़ा सा बैंडेज बांधकर घूम रही थी, और गृहस्वामी हादसे के बाद बड़े निर्लिप्त भाव से कह रहे थे, पता नहीं इसे आज क्या हो गया था, नहीं तो ऐसा कभी करता नहीं है। एक बार मैं भी ऐसे भयावह अनुभव से गुजरी हूँ। भगवान का शुक्र है कि वह इतना भयावह नहीं रहा, पर कुछ समय के लिए तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लेखिका संघ के किसी कार्यक्रम में एक बार दिल्ली जाना पड़ा। बहू के एक रिश्तेदार के यहाँ रुकने का प्रोग्राम था। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचती है रात 10 बजे के बाद। दिल्ली की दूरियां नापते हुए 11 बजे तक घर पहुंच पाए थे। मेजबान दंपत्ति से बस दुआ सलाम हुई और गुड नाइट कहने का वक्त आ गया। मेरी व्यवस्था अलग से एक आरामदेह कमरे में की गई थी। नई जगह थी, इसलिए लाइट मैंने खुली ही छोड़ दी थी। बिजली की बचत की खातिर मुझे यहाँ वहाँ टकराना मंजूर नहीं था। आंख बंद करके मैं नींद की आराधना कर रही थी कि मुझे लगा मेरी पलंग पर कोई चढ़ाया है। मैं तो दरवाजा बंद करके सोई थी। फिर क्या कोई पहले से ही कमरे में था? हे भगवान, क्या 65 वर्ष की उम्र में भी नारी निश्चिंत नहीं सो सकती? इष्ट देव का जाप करते हुए मैंने धीरे से आंख खोली और चोर नजरों से देखा। मेरे पैरों के पास बादामी रंग का झबरे बालों वाला एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो तो कमरे की लाइट जली हुई थी, इसलिए मैं उसे ठीक से देख सकी। नाइट लैंप की रोशनी में तो मैं उसे कंबल ही समझती। उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि मुश्किल से चेहरा नजर आ रहा था। कुत्ता बेशक छोटा था, पर था तो कुत्ता, और यह तो कहीं भी नहीं पढ़ा कि छोटा कुत्ता काटता नहीं है। सांस रोककर मैंने धीरे धीरे अपने पैर सिकोड़ने शुरू किए। जैसे जैसे मैं जगह खाली करती गई, वह पसरता गया। धीरे धीरे मैं पलंग के किनारे सरकती गई। पलंग से उठकर मैंने एक सांस में दरवाजा नापा। पलक झपकते ही मैं दरवाजे से बाहर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब क्या हो, उतनी रात में मैं घर का जुग्राफिया ठीक से समझ नहीं पाई थी। समझ भी लेती तो भी रात 12 बजे गृहस्वामी के बेडरूम का दरवाजा खटखटाने की अशिष्टता न करती। मैंने इधर उधर देखा। बरामदे के एक ओर से रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी। दिमाग पर जोर डालने पर याद आया कि वह ड्राइंग रूम में था। वहीं मेरी आगवानी की गई थी। वहाँ बड़े बड़े सोफे थे, दीवान भी था। तय कर लिया कि रात वहीं गुजार दी जाए। गनीमत थी कि अभी नवंबर की शुरुआत थी। दिल्ली की मशहूर ठंड का अभी आगाज नहीं हुआ था, नहीं तो सुबह तक मेरी कुल्फी ही जम जाती। मेरे हॉल में कदम रखते ही आवाज आई, आंटी एनी प्रॉब्लम?
वह मेजबान का नौजवान बेटा था जो दीवान पर लेटकर खूबसूरत लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था। मैंने कहा, बेटा, मेरे कमरे में एक कुत्ता है, मेरी पलंग पर बैठा है। कुत्ता नहीं है आंटी, वह रोमी है। आप बेफिक्र होकर सो जाएं। वह चुपचाप पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। दरअसल वह मेरे पास सोता है ना, आज मेरा कमरा आपको अलॉट कर दिया है ना, इसलिए कंफ्यूज्ड हो गया है। सॉरी बेटे, आपको और आपके रोमी को मेरी वजह से तकलीफ हुई। आप ऐसा करें, अपने बिस्तर पर चले जाएं। मैं यहीं कहीं पड़ी रहूंगी, बस ओढ़ने भर को कुछ दे दें। नहीं आंटी, ऐसा कभी होता है? चलिए मैं उसको ले आता हूँ, आप इत्मीनान से सोइए। और वह सचमुच कमरे में जाकर उसे उठा लाया। बालों की वजह से मैं उसकी आंखें नहीं देख पाई, पर उनमें मेरे लिए जरूर गुस्सा झलक रहा होगा। मेरी एक सखी को कुत्ते पालने का बहुत शौक है। हमारी दोस्ती को 50-55 वर्ष हो चले हैं। इस दौरान उसके यहाँ कम से कम 25 कुत्ते अपनी आमद दर्ज कर चुके हैं। वह खुद अकेली है, इसलिए कुत्ता पालती है। फिर उस कुत्ते को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए एक और कुत्ता पालती है। अपनी 2 और कुत्तों की 12 रोटियां सेकती है। मैं कहती हूँ, एक रोटी वाली रख लो, तो कहती है, अरे अब अकेली जान के लिए कहाँ महाराजिन ढूंढती फिरूंगी। यह मेरी सखी पाक कला में प्रवीण है। बिना खिलाए आने नहीं देती, पर उसके यहाँ खाना खाना किसी सर्कस से कम नहीं है। खाने की मेज पर प्लेट, चम्मच, कटोरी, ग्लास के साथ साथ एक छोटी सी छड़ी भी रखी रहती है। यह छड़ी उन लाडलों को धमकाने के लिए होती है जो आपकी थाली से रोटी उठाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। उनसे बचने का एक और उपाय है, थोड़ी थोड़ी देर बाद रोटी के टुकड़े दूर तक फेंके जाएं। आपका थ्रो इतना अच्छा होना चाहिए कि उनके वापस लौटने तक कम से कम 2 कौर आप खा सके। इस हड़बोंग में पता ही नहीं चलता कि आपने कितना खाया और कितना खिलाया। सारा ध्यान उनकी कलाबाजियों पर केंद्रित रहता है। सुस्वादु खाने का स्वाद ही पता नहीं चलता। खाना तो खैर बाद में, पर उसके यहाँ जाना भी एक समस्या है। गेट पार करने के बाद एक सकरा जीना आता है। इतना सकरा कि मोटा आदमी तो फंस ही जाएगा। सीढ़ियाँ खूब ऊंची ऊंची। घर का नक्शा ऐसा है कि जीना पार करने के बाद छत है और छत के सिरे पर कमरे। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके अंगरक्षक दौड़े चले आते हैं और जीने के मुहाने पर खड़े होकर भौंकने लगते हैं। हर बार नया नमूना होता है, इसलिए पुरानी पहचान का हवाला भी नहीं दिया जा सकता। पहले तो यह होता था कि उन लोगों का भौंकना सुनते ही वह भी उन लोगों के पास आकर खड़ी हो जाती थी। फिर हम निश्चिंत भाव से सीढ़ियां चढ़ जाते थे। अब वह भी मेरी तरह 70 पार की हो गई है। अर्थराइटिस की मरीज है। बहुत धीरे धीरे चलकर आती है। तकलीफ ज्यादा हो तो आती भी नहीं। फिर मेरी भी अब उम्र वह नहीं रही कि कुत्तों के लपकते ही अबाउट टर्न करके दौड़ लगा लूं। अव्वल तो उस जीने में अबाउट टर्न करना ही संभव नहीं, और इस उम्र में दौड़ लगाना तो और भी कठिन है। अब तो जाने से पहले फोन कर देते हैं, वह छत पर नजर आ जाती है तभी गेट खोलते हैं। कुछ लोग कुत्तों के बड़े अजीब अजीब से नाम रखते हैं। टीपू, मोती, शेरू, ये नाम तो अब पुराने पड़ गए हैं। बीच में टाइगर, रोमी, टॉनी, हनी, रॉकी आदि नामों का भी काफी चलन था। शीबा, शीना, डायना नाम भी लोकप्रिय रहे हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत राग द्वेषों को भुनाने के लिए चर्चिल, चार्ल्स, बुश, रोनाल्ड जैसे नाम भी रखते हैं। स्वर्गीय श्री शरद जोशी जी के कुत्ते का नाम श्वान था। स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी की कुतिया का नाम मानुषी है। हमारे एक परिचित थे, उनके कुत्ते का नाम एरो और बच्चे का नाम हैप्पी था। दोनों ही प्राणी अच्छे खासे गोल मटोल थे। दोनों ही नाम थोड़े अपरिचित से थे। जोशी जी तो नामों के मामले में महान कलाकार थे, हमेशा ही गफलत कर बैठते थे। तब बड़ी विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ता था। छोटी जगहों में बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहां बेतकल्लुफ होकर जा सकते हैं। एक तो हर एक के साथ आपकी वैचारिक पटरी नहीं बैठती और प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है। सिन्हा साहब का परिवार प्रोटोकॉल से मुक्त था, इसलिए जाने का मन होता था, पर इनकी वजह से कई बार बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। उनके घर जाते समय हमेशा इन्हें दोनों के नाम रटाने पड़ते थे, पर नतीजा वही, नाम उल्टे ही बोलते थे। एक दिन मैंने कहा, हम लोग सिन्हा साहब से मिलने जाते हैं, उनके कुत्ते से मिलने तो नहीं जाते ना, तो कुत्ते का नाम भूल जाइए,
सिर्फ बच्चे का नाम याद रखिए, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। इस तरह उनका ब्रेन वॉश करने के बाद एक दिन हम लोग सिन्हा साहब के यहाँ पहुंचे। जैसा कि अमूमन होता है, गृह स्वामी से पहले कुत्ता ही स्वागत करता है। एरो भी अपने नाम को सार्थक करता हुआ तीर की तरह आया और दोनों पंजे इनकी छाती पर रखकर खड़ा हो गया। अब ये कहे जा रहे हैं, गो हैप्पी, नो हैप्पी, कम ऑन हैप्पी, शेक हैंड हैप्पी। मेजबान लोग जब बाहर आए, यही जुगलबंदी चल रही थी। उस समय उनके चेहरे पर जो भाव उभरे, उन्हें मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। अंत में एक किस्सा और। जोशी जी के एक बॉस बहुत ही खड़ूस किस्म के थे। वैसे तो बॉस और खड़ूस पर्यायवाची शब्द है, पर ये जरा ज्यादा ही खड़ूस थे। उनके सामने पड़ने से सब घबराते थे। एक दिन रविवार को उनका फोन आया, एक जरूरी फाइल मंगवाई थी। ये विनम्रतापूर्वक बोले, सर मैं अभी लेकर हाजिर होता हूँ। वे फोन पर दहाड़े, मुझे सिर्फ फाइल चाहिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये मुझसे बोले, अब अगर मैं गया तो ये सनकी सोल्जर फाइल लेकर मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देगा। फिर उन्होंने अपने चपरासी को भेजा। जाते हुए सख्त हिदायत दी कि एकदम गेट मत खोलना, उनका कुत्ता बड़ा खतरनाक है। घंटी बजाकर प्रतीक्षा करना, जब कोई बंगले के अंदर से निकले तभी तुम गेट के अंदर पांव देना। ये तो निर्देश देकर कमरे में चले गए। चपरासी मुझसे बोला, मैडम बाहर वाले को तो मैं निपट लूंगा, पर भीतर वाले का क्या करूं? उसकी अद्भुत व्यंजना पर मैं दंग रह गई। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी कुत्तों से सावधान।